अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, तो उसके हमने 2-3 स्ट्रक्चर देखे थे। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होती क्या है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हमने बात की थी कि उसको हम लिखते किस तरीके से। तो एक मतलब जल्दी से सारा रिकैप कर लेते ताकि आप लोगों के माइंड में आ जाए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास। तो मैं इसका ना पहले जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। पहले क्या आएगा, वेरिएबल नेम आएगा। अच्छा, मैं करेक्ट कर दूँ स्क्रीन। वेरिएबल नेम का हम लिखते हैं इक्वल्स टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें हैं फिलहाल, एक्सप्रेशन आती है और दूसरा आता है फॉर लूप। सबसे सिंपलेस्ट वाली है ये। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखना होता है, हमें एक्सप्रेशन के अंदर वो आउटपुट या वो लॉजिक लिखनी होती है जो हमें लिस्ट में चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, अभी हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल की वजह से और अच्छे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जब आपके पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एग्जीक्यूट होती है ना, तो अगर उसमें सिर्फ दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक्सप्रेशन और फॉर लूप। तो सबसे पहले आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर पीछे जाके कौन एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, सही है। और इससे होगा क्या, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ना, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ होती है अगर आपने लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स कोई दिखाने हैं या कोई आपने किसी डिसीजन के बिहाफ पे लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ अपेंड करवानी है, तो उसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करते हैं। हमने एक तो लिस्ट पढ़ी थी, हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी थी ना, लिस्ट किस तरह काम करती है। अभी जैसे हम उसकी दोबारा एग्जाम्पल लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो है एक शॉर्टकट है या एक शॉर्टर वे है किसी बड़ी लॉजिक को लिखने का, सही है। शॉर्टर वे है मतलब छोटे तरीके से हम लिख लेते हैं अपने कोड को। अब इसमें होता क्या है, लेट्स से हम क्वेश्चन करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई एक लिस्ट बनानी है और उसमें मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स चाहिए। एक लिस्ट बनानी है, उसमें मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर्स चाहिए, ठीक है। अब क्या करना होगा उसके लिए, मुझे इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, लिस्ट का और फॉर लूप का, ठीक है। लिस्ट और फॉर लूप, क्योंकि अब अगर मैं एक लिस्ट के अंदर 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखना चाह रहा हूँ तो मैनुअली तो लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये बहुत मतलब रिपीटेटिव टास्क है और मैं क्यों बार बार ये काम करूँ। हम इसको लूप की मदद से कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सेकंड, हम जो नंबर अपेंड करेंगे या स्टोर करेंगे वो किस में करेंगे, लिस्ट में करेंगे। तो इसलिए हमें दो चीज़ों के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, फॉर लूप किस तरह काम करता है और लिस्ट में किस तरीके से हम कोई डेटा को सेव करते हैं। तो ज़रा देखें, अगर मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी ताकि मैं उसमें क्या कर सकूँ, नंबर्स को सेव करा सकूँ, अपेंड कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर्स के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट का फंक्शन आप यूज़ करें या आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें, एक ही बात है। इसको हमने मुझे याद पड़ा डिस्कस किया था कि आप ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बना लें या लिस्ट फंक्शन यूज़ कर लें, तो दोनों ही तरीके से आपकी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, सही। अच्छा, अब मैं अगली लाइन पे आता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। तो उसका सिंटेक्स क्या था, फॉर, उस पर हम कोई भी आइटरेटर का यूज़ करते हैं और आइटरेटर हमारा नम हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे सिंपल एन लिख लेता हूँ और मैं लिखता हूँ फॉर एन इन रेंज, और इसमें मुझे दो नंबर्स पास करने हैं। वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे कि भाई मुझे नंबर्स कहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए। तो जहाँ तक चाहिए उसमें हम क्या करते हैं, +1 करके लिखते हैं। तो मतलब मुझे अगर 100 तक नंबर्स चाहिए, मैं सिर्फ 100 नहीं लिखूंगा, मैं 101 लिखूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 101 लिखा, बाहर आके कॉलन लगाया, आगे प्लस करा दें वो भी तरीका सही है। एक ही बात है। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं +1 तो वो भी आपकी बात सही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बनेगा 101 ही बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये तरीका हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से इनपुट लेके यहाँ पे कुछ रख रहे होते हैं, वेरिएबल को वाली वो। अगर यूज़र से इनपुट लेकर हम यहाँ पे कुछ रख रहे होते हैं इस जगह पे एंडिंग वाली वैल्यू पे, तो फिर तो हमें +1 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यूज़र के नंबर में डायरेक्ट +1 नहीं करते, यहीं पे आके +1 करते हैं। तो खैर, अब क्या करूँगा मैं, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा एन में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, और मुझे इस 1 को किस में स्टोर करना है, लिस्ट में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैंने एम्प्टी लिस्ट को क्या नाम दिया हुआ, नंबर्स,
और हमने पढ़ा था लिस्ट में डेटा स्टोर करने के 3 तरीके थे। एक था अपेंड मेथड होता था, एक इंसर्ट मेथड था जो कि पोजीशन वाइज जाके डेटा ऐड करता था, और तीसरा मेथड था एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता था, बहुत सारी वैल्यूज़ को लेता था हमसे आईट्रेबल डेटा को और उसको लिस्ट में सेव कर दिया करता था। अब वो आईट्रेबल डिफरेंट तरीके के थे, हमने देखा था वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो टपल भी हो सकता है, वो कोई इटसेल्फ लिस्ट भी हो सकती है। तो खैर अभी हम इसको सिंपल रखते हैं, अपेंड की मदद से हम ये काम करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बारी बारी एक नंबर मिलेगा और मैं सिंगल वैल्यू को अपनी लिस्ट में स्टोर करना चाह रहा हूँ। अपेंड का यही मकसद होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपेंड मेथड यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया n। अब इससे क्या होने वाला है ज़रा देखिएगा, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अच्छा कनेक्ट हो रहा है वो। तो क्या होगा, n आपका 1 उठेगा फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट लाइन पे आएगा और नंबर्स के अंदर क्या करेगा, अपेंड कर देगा n को, मतलब 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट लूप के अंदर आपके पास जो लिस्ट है वो उसमें 1 मौजूद होगा। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, n की क्या वैल्यू हो जाएगी 2, और जब अगली लाइन पे हमारा कंपाइलर आएगा n में यहाँ पे 2 आएगा और फिर हमारी उसी लिस्ट के अंदर 2 अपेंड कर देगा, मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 1,2 अगेन। ये इस तरह से लूप चलता रहेगा 100 तक और हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ज़रा प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट किस तरह से आ रहा है। मैं उस लिस्ट को कॉल करता हूँ जिसमें मैंने सारे नंबर्स को सेव किया हुआ है। तो मैंने नंबर्स लिखा है यहाँ पे, इसको प्रिंट किया, तो ज़रा देखें 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स आ गए। ठीक है, ये हमने काम किया 3 लाइन्स के अंदर। जो नॉर्मल लिस्ट का तरीका है हमने वो यूज़ करते हुए हमने ये वाला काम किया। अब इसी को ना हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करेंगे। ये नॉर्मल लिस्ट का तरीका था, इसको हम क्या करेंगे अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करेंगे। और ये जो हमारी तीनों लाइन्स है ना, ये कंप्रेस होके एक ही लाइन में आ जाएंगी और कोड भी हमारा छोटा हो जाएगा। आप देखिएगा ज़रा क्या होगा। सिंटेक्स मैंने क्या बताया था कि भाई सबसे पहले वेरिएबल का नेम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आएगी, और एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया, वो चीज़ें जो हमें, मतलब एक्सप्रेशन वो हमारा आउटपुट होता है जो हमें लिस्ट में चाहिए, वो हमारा आउटपुट, मतलब वो वाली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन वाली जगह पर जो हमें लिस्ट में अपेंड करवानी है, सही। और फॉर लूप लिखना होगा मुझे सेकंड नंबर पे, इसको मैं स्विच नहीं कर सकता। अच्छा समझिएगा, ऐसा नहीं कर सकता फॉर लूप पहले ले आऊँ एक्सप्रेशन बाद में लिखूँ, ये काम नहीं करेगा फिर। तो आपको ये सिंटेक्स याद रखना है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एक्चुअली, मैं उसको नाम देता हूँ नंबर स्टिल 100 इक्वल्स टू करता हूँ और मैंने ब्रैकेट्स बना लिए, सही। अब मैं इसमें सबसे पहले क्या लिखूँगा, फॉर लूप लिखूँगा। सबसे पहले क्या लिखूँगा, फॉर लूप लिखूँगा। 2 ही पार्ट्स हैं हमारे, फॉर लूप और एक्सप्रेशन। तो मैं हमेशा स्टार्ट कहाँ से करूँगा, फॉर लूप से करूँगा। अभी हम देखेंगे बहुत सारे इसके केसेस हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के, तो हमेशा हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह लिखूँगा मैं, फॉर लिखता हूँ सिंटैक्स में तो सर पहले वो था अपना, पहले उसमें एक्सप्रेशन था। हाँ एक्सप्रेशन था ना, लेकिन मैं आपको जिस तरह पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा ना, जिस तरह पाइथन उसको रीड करेगा उस तरह से आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं एक्सप्रेशन भी लिख दूंगा ना तो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में हम ये डायरेक्ट काम कर रहे होंगे, सही है। तो फिलहाल मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ कि पाइथन भी क्या करेगा, सबसे पहले जब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को एग्जीक्यूट करेगा ना तो आके इस फॉर लूप को रीड करेगा। और आपको मालूम है फॉर लूप के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर आइटरेटर, जिसको मैंने नम बोल दिया है, और फिर क्या लिखूँगा इन रैंक। और अभी हम यही काम कर रहे हैं दोबारा से कि भाई 1 से 100 तक के नंबर्स हमें लिस्ट में चाहिए। तो मुझे, आपको मालूम है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जनरेट करने पड़ेंगे, वो भी फॉर लूप की मदद से, सही है ना। यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो अभी जिस तरह मैंने ऊपर ये वाला लूप चलाया था, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अंदर भी लिखना है। कॉलन यूज़ नहीं करना, याद रखिएगा। ये जो कॉलन हम यूज़ करते हैं ना लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, हमने कॉलन का यूज़ नहीं करना। तो क्या होगा, मैंने लिखा 1,101। तो इस पूरी लाइन या इस पूरे सिंटेक्स की वजह से मेरे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जनरेट होंगे बारी बारी, सही है। ये बिल्कुल ऊपर वाले लूप है जो हमने ऊपर लिखा था, लेकिन कॉलन का यूज़ नहीं करना। एक चीज़ याद रखें, अभी हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट वाला भी, अभी हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे इसकी। तो उसमें भी अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं, इसके बाद कोई कंडीशन लिखते हैं और फिर कॉलन लगाते हैं, ठीक है, ऐसी है ना। एलिफ के बाद भी कोई कंडीशन लिख के उस पर कॉलन लगाते हैं। कॉलन का हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यूज़ करते हुए
अगर मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ या कोई फॉर लूप चला रहा हूँ तो मैंने कॉलन यूज़ नहीं करना है। सही है। अच्छा खैर, तो ये मैंने लूप लिख दिया, मेरा लूप कंप्लीट है। अब समझिएगा बात को, पाइथन आएगा, कंपाइलर आएगा पाइथन का, वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा और इसमें एन में क्या वैल्यू उठाएगा, नम में क्या वैल्यू उठाएगा, फर्स्ट वैल्यू 1 उठाएगा। अब मुझे करना क्या था, मुझे वो नंबर एज इट इज अपनी लिस्ट में चाहिए या उसमें कुछ प्लस माइनस करवाना है मुझे, या उसका स्क्वायर करना है, क्या करना है मुझे। अभी मुझे वो नंबर एक्चुअल इटसेल्फ चाहिए, मुझे वो नंबर जो नंबर जनरेट होके मिल रहा है ना, मुझे वो नंबर एज इट इज़ चाहिए। अभी कुछ मुझे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं करना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल नम है। अभी क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल नम है। एक्सप्रेशन मैंने क्या बताई थी, एक्सप्रेशन आपका वो आउटपुट होता है जो आपको लिस्ट में चाहिए, ठीक है, या वो आंसर है जो आपको लिस्ट में चाहिए। तो अभी मुझे लिस्ट में क्या चाहिए, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स ही चाहिए सिंपल, और वो मुझे बारी बारी कहाँ से मिल रहे हैं, अगले वाले पार्ट लूप से मिल रहे हैं। बारी बारी लूप चलेगा, उसमें नम 1 होगा, पीछे आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नम, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद से ही, हमें यहाँ पे अपेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेगा, हमारी ये जो लिस्ट बनी हुई है ना, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देख रहे हैं, इसमें खुद से उस नंबर को अपेंड कर देगा। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। तो अब ज़रा ड्राई रन करें इसको माइंड में। सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा, आपका ये टाइम, आपका ये लूप फर्स्ट टाइम चला, नम में क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, और अब क्या करेगा, पीछे आएगा फ़ौरन। ये कहाँ आएगा, पीछे आएगा, एक्सप्रेशन फॉर लूप से पीछे आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और उसको पता चलेगा भाई सिर्फ नम ही लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो नम में क्या आउट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या करेगा, ये जो लिस्ट है ना, इसमें 1 को खुद ही अपेंड कर देगा। सही है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, नम में क्या वैल्यू उठेगी, 2, और फिर पीछे आएगा ये, ठीक है, फिर पीछे आएगा, फॉर लूप से पीछे आएगा, और फिर क्या करेगा, उसी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद होगा, उसी लिस्ट के अंदर पहले 1 मौजूद था फर्स्ट टाइम पे, लेकिन अब दूसरी टाइम लूप चला और नम में 2 वैल्यू आई, फिर पीछे आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और आके क्या करेगा, खुद से ही वो इसी लिस्ट के अंदर 2 को अपेंड कर देगा। तो दो बातें समझें दोबारा से, कि नम जो लिखा हुआ मैंने एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखा हुआ है, और एक्सप्रेशन क्या होती है हमारी, अभी हम पढ़ेंगे, और भी हमारी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं, लेकिन सिंपल अल्फाज में कि भाई हमें लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ चाहिए ना, हम उसको कहाँ लिखते हैं, एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखते हैं, मतलब सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, कि भाई हमने जो भी चीज़ लिख दी है ना यहाँ पर, वो खुद से ही लिस्ट के अंदर अपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। बारी बारी जब हमारा लूप चलेगा तो खुद से ही क्या होगी हमारी, वो उसमें अपेंड होना शुरू हो जाएगी। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो ज़रा देखें इसको, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं नंबर्स को। तो ज़रा देखें, वही आपके पास 1 से लेके 100 तक के नंबर्स आ गए। सही है, अब ज़रा ऊपर चलें और देखें, हमने वही चीज़ यहाँ पे तकरीबन 3 लाइन्स में की थी। सही है, इन्हीं 3 लाइन्स को हमने कंप्रेस करके क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और वो चीज़ हमारे पास एक ही लाइन में आ गई। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं बात को। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, और मतलब इसको लिखने का ना, ये जो सेंटेक्स होता है इसको लिखने का एक अलग ही मतलब इंटरेस्ट होता है, बंदे को समझ आ जाएगा ना, लिखना आ जाएगा, तो फिर जो बंदा होगा, प्रोग्रामर होगा, वो इस सेंटेक्स को यूज़ नहीं करता, एक्सेप्ट ये कि ये सेंटेक्स कोई उसने बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडल करनी हो, तो ही फिर इस तरह के ना लिस्ट को प्रॉपरली वो यूज़ करेगा, अदरवाइज़ वो मोस्टली काम अपना इस स्ट्रक्चर की मदद से कर रहा होता है। सही है, तो सिंपल है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। आगे चलूँ, हाँ भाई पीछे वाले हरमैन बराबर में उसके, हाँ ठीक है, 1 + 1 हो रहा है तो ये वैल्यू 2 नहीं हो रही। 1 + 1 कहाँ, जैसे आपने कहा ना कि पीछे जब जाएगा एक्सप्रेशन में, उधर भी 1 होगा तो 1 + 1 नहीं होगा। एक्सप्रेशन में जाएगा, नहीं नहीं, अपेंड होगा वो, समझे बात को, इस बात को समझें। आपके पास फर्स्ट टाइम लूप चला, नम में क्या वैल्यू आई, 1 आई, अब वो पीछे जाएगा और 1 को क्या करेगा, अपेंड कर देगा इस लिस्ट के अंदर। हमने अपेंड यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको अपेंड कर देगा। सही है, और अपेंड में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले नंबर को ना पिछले वाले नंबर के बाद ही जाके सेव करेगा। अगर आप लोग देखें, इसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले लूप चला तो उसने क्या रखा, 1 रखा, दोबारा लूप चला सेकंड टाइम पे तो 2 को कहाँ लाया, 1 के बाद लाया, मतलब लिस्ट के एंड में लाया।
सही है, समझे बात को कि जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चल रहा है तो उस वक्त लिस्ट में सिर्फ 1 मौजूद है। सही है, दोबारा लूप चलेगा तो नंबर 2 वैल्यू आई। और अपेंड करने का मतलब क्या है कि 1 से पहले लाएगा या 1 के बाद लाना चाहिए उसको, बाद। हमने पढ़ा था अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में जाके ऐड करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपेंड बोल रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं इसको एडिशन, तो एडिशन मतलब, लेकिन एडिशन प्लस वाले सेंस में नहीं ले, लिस्ट में जाके क्या कर रहा है, इस डेटा को ऐड कर रहा है या सेव करवा रहा है, इस तरह से समझ लेना। तो सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपेंड वाला यूज हो रहा है, तो प्लस नहीं होगा, वो नंबर इटसेल्फ जाके उस लिस्ट में अपेंड होगा। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक सिनेरियो हो गया, ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे पास। लेट्स से हमारे पास कोई इफ कंडीशन है, ठीक है, मेरे पास कोई, अब ये सिंपल वाला था। अब लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 से लेके 100 तक के सारे ऐसे नंबर्स निकाल के दो जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। क्वेश्चन समझिएगा दोबारा, 1 से लेके 100 तक नंबर्स हमने जनरेट करने हैं, बात सही है, लेकिन सिर्फ वो नंबर्स चाहिए मुझे जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सही है, एग्जैक्टली। लेकिन कंडीशन कितनी है यहाँ पे, ये इस पे फोकस कीजिएगा, एक कंडीशन है बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मुझे वो नंबर दे दो भाई जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो भाई जो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उनके साथ क्या करना है, उनके साथ अभी फिलहाल हमने डील ही नहीं करना। समझ रहे हैं ना, दो कंडीशन होती है हमेशा कि या तो ये वरना ये, इफ और एल्स तो हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एल्स की कंडीशन नहीं है, तो हमें 1 2 3 4 से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ हमें 5 चाहिए। सिमिलरली 6 7 8 9 के साथ कोई हमें लेना देना नहीं, सिर्फ हमें 10 चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तो मुझे एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, मुझे सिर्फ एक कंडीशन का यूज़ करना है। सही है, अच्छा अब इसका सिंटैक्स तकरीबन इसी के सिमिलर है, एक स्मॉल डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखें। फॉर लूप के बाद ना हम यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हम कहाँ लिखेंगे, फॉर लूप के बाद लिखेंगे। अगर सिर्फ कंडीशन है, सिर्फ इफ की कंडीशन है, और ये कंडीशन एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इफ कंडीशन। सही है, मैं एक से ज़्यादा वाली कंडीशन पे भी आता हूँ, बारी बारी आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम अपने वाले सिनेरियो को देखते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई ऐसे नंबर दो जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको लिख लेता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 भी बोल सकते हैं, या इसको डिविजिबल बाय 5 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, तो सारे के सारे क्या है, ये सारे 5 के टेबल में ही आते हैं नंबर्स। तो एक तरीके से इनको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5, या आपकी मर्जी, आप इसको नाम दे दें डिविजिबल बाय 5। सही है, अच्छा इक्वल्स टू लिखा, ठीक है, वेरिएबल नेम आ गया मेरे पास, मैंने वेरिएबल नेम लिख लिया, इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये लिस्ट बना दी। ठीक, अगेन हमें फिलो बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि भाई फॉर लूप आपका लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले फॉर लूप लिखा जाएगा, क्योंकि पाइथन भी क्या करता है सबसे पहले फॉर लूप वाले पार्ट को ही एग्जीक्यूट करता है। 3 पार्ट्स होगा अभी हमारे पास, एक एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट फॉर लूप है, और थर्ड वाला पार्ट इफ कंडीशन है। लेकिन पाइथन सबसे पहले मिडिल वाला, मतलब जो फॉर लूप है ना, हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेगा, हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके सिंटेक्स को, तो वहाँ पर भी हमेशा फॉर लूप से ही पाइथन इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करेगा या उस पर काम करना शुरू करेगा। सही, तो ज़रा देखें, मैं क्या करूँगा, दोबारा से फॉर लूप लिखूँगा, मैंने लिखा फॉर, और मुझे वही 1 से लेकर 100 तक नंबर जनरेट करने हैं, तो वही सिंटेक्स होगा मेरे पास जो पुराना वाला था। मैं लिख लेता हूँ फॉर एन इन रेंज 1 से लेके 101। सही है, अच्छा अब थोड़ा सा चेंज आएगा। अब क्या होगा, पाइथन ने फॉर लूप को सबसे पहले रीड किया। सही, पहले क्या कर रहा था, वो नंबर उठा के डायरेक्ट पीछे चले जाता था एक्सप्रेशन वाली जगह पर। लेकिन अगर आपको याद हो कि भाई वहाँ पर सिंपल यही 2 पार्ट से, एक्सप्रेशन वाला पार्ट था और फॉर लूप का पार्ट था, यही 2 पार्ट से, कंडीशन यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अभी वाले सेंटेक्स में हमने कंडीशन का यूज़ किया हुआ है। सही है, तो क्या होगा, मैं सबसे पहले, मतलब पाइथन सबसे पहले से क्या करेगा, रीड करेगा, और अगर मैंने कोई कंडीशन लिख दी, लेट से मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एन मॉड्यूल ऑपरेटर 5 इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन थी हमारी।
कि भाई वो नंबर जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो अब ज़रा समझें, पाइथन आया, उसने यहाँ से इस चीज़ को रीड किया, एन में क्या वैल्यू उठाई उसने 1, एन में क्या वैल्यू आएगी उसकी 1, और हमने यहाँ बोला कि भाई ये जो 1 आ रहा है इसको चेक करो, ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सही, फॉल्स हो गई ना, अभी कुछ भी नहीं करेगा पाइथन। अच्छा, दोबारा से इसको रीड करेगा, एन में क्या वैल्यू आएगी 2, फिर ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। फिर 3 उठाएगा, फिर भी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 4 उठाएगा, फिर भी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। लेकिन जब 5 उठाएगा, अब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, इस कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे कुछ आउटपुट देना है। हमने ही कहा था ना, मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो अब वो मेरी कंडीशन आ गई है। अब ये कंडीशन क्या हो रही है, मेरी ट्रू हो रही है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे जो आउटपुट देना है वो कहाँ लिखूंगा, मैं एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो नम मेरा, सॉरी नम नहीं, एंड मेरा इधर नहीं आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखी थी। तो बस यहाँ लिख दूंगा मैं एन, क्योंकि बस वो मुझे नंबर चाहिए अभी, अगेन समझे, मुझे 5 चाहिए। प्रिंट वाला काम मतलब देखें, प्रिंट हम नहीं बोल सकते इसलिए क्योंकि हमारे नंबर्स को शो नहीं कर रहा हाथ के आती है, वो तो हम प्रिंट करेंगे बाद में। एक तरीके से अपेंड वाला काम कर रहा है कि वो कंडीशन ट्रू होगी, वो अपेंड करवा देगा, बिल्कुल लिस्ट में जाके सेव करवा देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी मैंने यहाँ पे एन लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नम लिखा होता तो यहाँ पे भी क्या लिखता, मैं नम लिखता, और यहाँ पे भी फिर मैं नम ही लिखता। आइटरेटर को एक्सप्रेशन वाली जगह पे, आइटरेटर को एक्सप्रेशन वाली जगह पे, बिल्कुल ठीक है। और अभी हमें वो नंबर चाहिए असल में। अभी हमारा ये जो एन है ना, ये भी मॉडिफाई होगा, हम इसके साथ ये भी चेंज करेंगे। अभी हम सिंपल सी चीज़ देख रहे हैं, तो ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन को हमने यहाँ पे इस तरह से हैंडल किया, और पाइथन अब किस तरह काम करेगा, फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा, और अब डायरेक्ट पीछे नहीं जाएगा। अगर उसको इफ़ की कंडीशन मिलेगी ना तो आगे जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं आपकी सीक्वेंस बात करूं कि उसकी सीक्वेंस क्या हो चुकी है अब काम करने की, वो आएगा सबसे पहले कहाँ पर, फर्स्ट नंबर पे आएगा इस जगह, सेकंड नंबर पे जाएगा इस जगह, और फिर थर्ड नंबर पे कहाँ आ जाएगा, वो आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पे, और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सही है? ऊपर वाले केस में कंडीशन नहीं थी, जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे आ रहा था। सही है? चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और प्रिंट करते हैं हम मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ज़रा देखें क्या हुआ, हमारे पास 5 से लेके 100 तक के नंबर्स आ गए जो कि 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। सही है भाई, समझ आ रही है? कोई मसला? अच्छा, ये हमने एक लाइन में लिखा है। सही है? अब ज़रा इसका जो सिंपल वाला तरीका, उससे भी हम करके देखते हैं इसको। सिंपल मतलब लिस्ट, जो सिंपल लिस्ट वाला तरीका था, उससे भी हम इसको करके देखें ताकि आपको माइंड में आ जाए एक चीज़। मुझे लॉजिक यही रखनी है कि भाई 1 से 100 तक के वो नंबर्स चाहिए सॉरी, वो नंबर्स चाहिए जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल। लॉजिक सेम है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं इसको, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका होता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि मैं उन नंबर्स को सेव करा सकूं जो मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हों। उन नंबर्स को मैं क्या कर सकूं, उस लिस्ट में सेव करवा सकूं। तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नम्स लिख लेता हूँ फिलहाल, और मैं इसको एक मैंने एम्प्टी लिस्ट बना दी। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे सेकंड स्टेप में, हम मुझे नंबर्स चाहिए होंगे बारी बारी। सही है ना? अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, देखिए असल चीज़ ना आप लोग समझने की थॉट प्रोसेस है। तो ऐसा समझें कि कोई भी प्रॉब्लम आपको, या जब कोई भी क्वेश्चन आपको पता सुन रहे हैं ना आप लोग, तो आपके माइंड में उसकी क्या बोलेंगे, एक हायरार्की बनने स्टार्ट हो, भाई पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। सोचो उस चीज़ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन कहा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने सिंपल लिस्ट वाले तरीके से करना है, तो आप ये सोचें कि भाई यही चीज़ लॉजिक ना मुझे लिस्ट वाले तरीके पर अप्लाई करनी, मतलब मुझे वहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स चाहिए होंगे। ये बात तो सही है ना? एक पॉइंट, आपको वहाँ भी बहुत सारे नंबर्स चाहिए होंगे 1 से 100 तक, और वो किस तरह मिलेंगे आपको? नहीं, वो नंबर्स किस तरह मिलेंगे, पहले ये क्वेश्चन है। फॉर लूप से मिलेंगे। तो आपको ही पता चल गया पॉइंट, अच्छा भी मुझे फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करना है। सही है ना? पॉइंट समझे ज़रा इस चीज़ को। अच्छा, आपने कहा चलो भाई फॉर लूप यूज़ कर लिया,
अब लेकिन आपको पता है फॉर लूप आपने यूज़ किया तो वहाँ तो आपको सारे नंबर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने फॉर लूप के अंदर रेंज दी 1 से लेके 101 तो आपको बारी बारी सब नंबर्स मिलेंगे। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको तो सिर्फ वो नंबर चाहिए उनमें से जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो आपको एक दूसरी चीज़ पता चलेगी, भाई मुझे यहाँ पे डिसीजन करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन आपको पता है किस तरह चेक करनी है, लेकिन आपको पता चल गया भाई मुझे यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी है। तो दो चीज़ें हो गई, आपको पता चला भाई फॉर लूप आपने यूज़ करना है, कंडीशन भी आपने लगानी है। देखिए ये चीज़ आपके माइंड में पहले आनी चाहिए, फिर जब लिखने बैठेंगे फिर आपको पता चलेगा अच्छा भाई मुझे ऊपर रखना है नीचे रखना है, या खुद आप कर लेंगे। पहले उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको पहले समझें। तो आपको कंडीशन भी लगानी है, सही है। आपने कहा मुझे इफ़ कंडीशन भी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, आपने कहा चलो मैं इफ़ कंडीशन भी लगा लूँगा। तो अब जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये हमारी थर्ड या फोर्थ क्लास की टॉपिक है जिस हमने देखा था हमारी इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती तो हम उसके बिहाफ पे कुछ काम करवाते हैं। तो अब आपने वो काम करवाना है, वो काम क्या करवाना है आपने, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन क्या है हमारी कि भाई वो नंबर जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उसको प्रिंट करवाना है या कहीं सेव करवाना है। सेव करना है, कहाँ सेव करेंगे, हमें लिस्ट में सेव करना होगा। हम एक वेरिएबल तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि नंबर्स हमें बहुत सारे मिलने वाले हैं। लिस्ट का मकसद ही क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक जगह सेव कर लेंगे, एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, सही है। अगर आपने लिस्ट यूज़ नहीं की, सपोज करें आपने एक सिंपल एक नम बना दिया, आपने सिंपल एक वेरिएबल को वेरिएबल के अंदर अपना डेटा सेव करवाना है, तो वो एक ही नंबर मिलेगा आपको, वो सारे नंबर्स नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चला भाई मुझे यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ करनी है, तो अब आपको इस तरह पता चला क्या चला कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, सही है। अब फिर आप इसकी बैठ के क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स लिखे आपने और फिर आप बैठ के क्या करेंगे, इसकी लॉजिक बनाएंगे। भाई सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैं फॉर लूप लगाऊं। चले आपने फॉर लूप लगा लिया, कंडीशन लगा ली, लेकिन आप पहुंचे कंडीशन ट्रू होने के अंदर वाले पार्ट पे। अब आपको क्या करना है, अपेंड करवाना उस नंबर को। तो भाई अपेंड तो जब ही करवाएंगे जब वो ऊपर ऑलरेडी मौजूद होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लिस्ट को ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट को। समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको यूजुअली ना टॉप टू बॉटम लेके चल रहा होता हूँ, भाई पहले ये करेंगे फिर उस पर ये करेंगे फिर ये करेंगे ये करेंगे। वो क्यों, क्योंकि मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे ना, तो आप भले ही जो पॉइंट्स आपके पास माइंड में आ रहे हैं ना, स्केटर्ड पॉइंट्स है, जैसे फॉर लूप चलाना, इफ कंडीशन ये कंडीशन है, उसको भी एक जगह लिखें और फिर सोचना स्टार्ट करें, तो सोल्यूशन तक आप भी पहुँच जाएंगे। और ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है ना आप वर्किंग करें ताकि चीज़ें ना आपको क्लियर हो सके। समझ तो रहे, मुझे पता है समझने में कोई मसला नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब इस पॉइंट पे तकरीबन हमारे 2 महीने हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के में 16 क्लासेस हो जाएंगी हमारी। तो इस पॉइंट पे ना आपको ये चीज़ लाजमी आ जानी चाहिए, और नहीं आ रही तो मतलब इस पर ना थोड़ा सा वर्किंग करें कि क्वेश्चन को लें और सोचना स्टार्ट करें, सही है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बना ली। अच्छा अब क्या करूँगा मैं, अब बस मुझे लूप चलाना है, लूप चलाना है मुझे, और नंबर्स 1 से लेके 100 तक जनरेट करने हैं। तो वही लिखूँगा मैं, फॉर नम इन रेंज, और रेंज लगता हूँ 1 से 101, कॉलन लगाया। ये सिंटेक्स हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में शायद, या उससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फ्राइडे वाली क्लास में। और अब क्या करूँगा सॉरी इस लाइन की वजह से मुझे बारी बारी में नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ उन नंबर्स के साथ काम करना है जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मतलब मुझे अगली लाइन पे क्या करना है, कंडीशन लगानी होगी। तो मैंने लिखा इफ़ नम, वही मॉड्यूलो ऑपरेटर 5, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्पेस दे दें रीडेबिलिटी के लिए, इक्वल्स टू 0 और कॉलन आ गया, सही। अच्छा अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब आपको वो नंबर मिल रहा है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगेन वही इमेजिन करें कि भाई फर्स्ट टाइम लूप चला, नंबर में क्या आया 1 आपका यहाँ पर आया। हम बोल रहे हैं 1 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जो कि फॉल्स है, नहीं चलेगा। अंदर वाला पार्ट जो हुआ ना इसका, इस लेवल पे जो इंडेंट हुआ हुआ पार्ट है वो नहीं चलेगा। 2 आया फिर भी नहीं चलेगा अंदर वाला पार्ट, 3 आया नहीं चला, 4 आया नहीं चला, 5 आ गया। मतलब अब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सही है। कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही तो आपने वो काम करवाना था, मतलब आपको वो नंबर मिल चुका है। अब आपने क्या करना है, उस नंबर को उस ऊपर वाली लिस्ट में सेव करवाना है। समझ पा रहे हैं बात को।
तो क्या करेंगे उस नम्स लिस्ट को कॉल करेंगे, डॉट अपेंड और नम लिख देंगे बस। क्योंकि एक ही कंडीशन नहीं हमारी, एल्स तो नहीं था ना कि भाई हमें सिर्फ 5 के डिविजिबल, मतलब वो नंबर जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है वो चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारा काम हो गया। सही है, क्लियर हो रही है बात? एग्जीक्यूट करते हैं और नम्स को देखें तो हमें वही नंबर्स मिल गए। सही है, लेकिन अगेन ये भी तरीका सही है और ये तरीका भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टर वे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना लिखना किस तरीके से, तो मतलब बंदे को ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि ये मतलब इतना बड़े कोड को मैंने इतनी छोटी लाइन में लिख दिया, मुझे समझ पा रहा हूँ मैं एक्चुअली। सही है, तो सर आपने जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन लिखा था वो भी इसी तरह सवाल बोला था जो अभी नीचे आता है। हाँ वो इसी से होगा, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली, लेकिन लॉजिक उसकी Logic तकरीबन भी ये है। सही है, कोई मसला इसमें? तो अभी हमने सिर्फ दो सेंटेक्स यूज़ किए हैं इसके, सिंपल वाला और एक इफ़ कंडीशन वाला। इसमें कोई मसला? चले हम इसी का ना एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी इसी के बेस बिहाफ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ़ कंडीशन वाला। अब लेट से सॉरी, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ना लेट से 51 से लेके 150 तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, और उसमें जो जो नंबर्स 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसका स्क्वायर करना है। समझिएगा क्वेश्चन को दोबारा, हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। मुझे 51 से लेके 150 तक के नंबर जनरेट करने हैं, या कोई और भी आप रेंज ले सकते हैं, जस्ट मैंने एक रैंडम रेंज ली है, और मुझे उसमें जो जो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, सही 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है सॉरी, उसके मुझे स्क्वायर लिस्ट में अपेंड करवाने हैं। सही है, सर जो डिवाइड होने के बाद जो मॉड्यूल ऑपरेटर देगा और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में सेव करा के। हाँ लेकिन वेरिएबल में क्यों हम सेव करेंगे? हम ये करेंगे किससे? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करेंगे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट। सही है, या चले पहले उससे कर लेते हैं, आप सही बोल रहे हैं, हम उससे कर लेते हैं पहले, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं इसको, फिर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। सही है, तो लेट से क्या 51 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? जी है, 3 1 3 3 7 21 बिल्कुल है, ठीक है। तो माइंड में ला रहे हैं, मैं डिवीजन कर रहा हूँ असल में। चलें देखें, लेट से क्या करना है हमें, अंदर कौन आएगा 51, और बाहर किसको लिखेंगे हम 3 को। सही है, और क्या करेंगे, 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 1 आता है और 3 आता है, सॉरी वन लिखेंगे, हाँ 1 लिखेंगे ऊपर। भाई देखें, 2 वहाँ चले 5 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा नंबर कौन आता है 3 आता है, और कब आता है वो 1 पर आता है। तो ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पे कौन आ गया 3 आ गया, माइनस होगा 5 - 3 2 बचा, 2 नीचे आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, तो 3 7 का क्या होता है 21 होता है। सही है, 7 ऊपर आ गया और 21 आपका नीचे आ गया, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 51 आपका पहला नंबर ही ऐसा है जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब समझ आ रही है बात? अब 52 आएगा, 52 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे, उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। सिमिलरली इस तरह हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 150 तक, जो जो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसका स्क्वायर, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सही है, तो ज़रा जल्दी से बताएं। अगेन मुझे इतने सारे नंबर्स चाहिए, उसके लिए मुझे फॉर लूप लगाना है, और मुझे डिसीजन मेकिंग भी करनी है कि भाई मैं चेक तो करूं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। फॉर एल्स भी यूज होगा। नहीं एल्स अभी नहीं कर रहे, एल्स हम यूज़ करेंगे लेकिन वो बारी बारी आएंगे, उस नेक्स्ट वाला हमारा मतलब वो है स्टेप है, ठीक है। अभी सिंपल इफ़ वाले को हमने समझा है, तो मैं डिसीजन मेकिंग भी करूँगा, इफ़ भी यूज़ करना है, सही। और कंडीशन ट्रू है, मुझे उसको कहीं सेव भी करना है, तो उसको मैं यूजुअली लिस्ट में ही सेव कर रहा होता हूँ। वैसे हमने सेट्स पढ़े हैं ना, सेट्स, तो सेट्स में भी हम सेव कर सकते हैं।
टपल में नहीं कर सकते, क्योंकि टपल एक मरतबा क्रिएट होने के बाद उसमें हम डेटा को सेव नहीं करा सकते, वो इम्यूटेबल्स होते हैं सेट्स, सॉरी टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, तो उसमें सेव नहीं करा सकते। तो दो ऑप्शन है, लिस्ट यूज़ कर लें या तो सेट्स यूज़ कर लें। लेकिन सेट्स में आगे पीछे हो जाएंगे ना। सेट्स में आगे पीछे हो जाएंगे, और दूसरा सेट्स का मकसद हम कब यूज़ करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, बल्कि हमारे पास एग्जाम्पल भी मौजूद है। सेट्स का हम जब यूज़ कर रहे होंगे जब हमें यूनिक नंबर चाहिए होंगे, यूनिक डेटा चाहिए होगा, सही है। तो जब हम सेट का यूज़ करेंगे, फिलहाल अभी हमें सेट की नीड नहीं है, अभी हम लिस्ट की मदद से ही काम कर लेंगे। तो अगेन लॉजिक वही है हमारी तकरीबन, कि सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनेगी। मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, लेट्स मैं नंबर सी उसको बोल देता हूँ, और मैंने उसको एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, सही है। अब अगेन लूप चलाना है मुझे, तो मैंने लिखा क्या, फॉर एन इन रेंज 50 से 51 सॉरी 50 से लेके 151, हाँ 150 + 1 या 151, सही है। कॉलन आगे गया। अब यहाँ पे नंबर्स मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे यहीं पे क्या करनी है, कंडीशन यूज़ करनी है। मैंने लिखा इफ़ एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 = 0, और इस कंडीशन का ट्रू होने पे क्या करना है, मुझे स्क्वायर को लिस्ट में सेव करवाना है इसके, सही है। स्क्वायर को लिस्ट में सेव करवाना है, इसके स्क्वायर को 51 के स्क्वायर नहीं हाँ 51 के स्क्वायर को, जो नंबर आ रहा है ना, जो नंबर आ रहा है उसके स्क्वायर को उस लिस्ट में सेव करवाना है। समझ पा रहे हैं बात को। तो वो नंबर कहाँ से मिल रहा है मुझे, वो नंबर कहाँ मिल रहा है, एन में मिल रहा है, समझे बात को। वो नंबर कहाँ मिल रहा है मुझे, एन में मिल रहा है, और सेव कहाँ करवाना है, नंबर्स की लिस्ट में सेव करवाना है, ठीक है। ये चलें, अगर मैं इसको स्क्वायर्स बोल देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर्स मैंने नाम रख दिया, तो स्क्वायर्स की लिस्ट है उसमें सेव करवाना है, किसको, जो नंबर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा या ट्रू हो जाएगी जिस कंडीशन। 17 मिलेगा, 17 के स्क्वायर्स के अंदर जाएगा। नहीं, देखें हम क्या कर रहे हैं, हम किस नंबर के साथ डील कर रहे हैं। आप अगेन इस पर आए, हम किसके साथ डील करेंगे, इस 51 के साथ कर रहे हैं या इस 3 के साथ कर रहे हैं या 17 के साथ कर रहे हैं, आप बताएं। देखिए नंबर क्या आ रहा है, एन में नंबर क्या आ रहा है, एन को देखें, देखें लूप से समझें। एन में आपका नंबर क्या आएगा भाई, 51 से चलना स्टार्ट कर रहा है और 151 तक मतलब 150 तक के जाएगा वो, लेकिन एन में नंबर क्या उठ रहा है, 51 उठ रहा है। ये 3 और 17, 3 तो हमने कंडीशन के लिए लगाया है, सही है, 3 हमने कंडीशन के लिए लगाया है। और आपको मालूम है अगर मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ना, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती है, रिमाइंडर मिलता है। ये मुझे 17 भी मिल सकता है, कब मिलेगा कोई बताएगा, हाँ डिवाइड में मिलेगा। डबल मॉड्यूलो, डबल भी बोल सकते हैं, सिंगल भी बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैसे तो। देखिए अगर मैं 51 को यूज़ करता हूँ ये डिवीजन वाले साइन से, तो हमने बात की थी कि सिंगल डिवीजन जो होते हैं ना, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ये हमें क्वोशंट बताता है। क्वोशंट क्या, देखें यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशंट, QUOTIENT, सही है, इसकी कुछ स्पेलिंग है। तो ये क्वोशंट मिलता है अगर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, पॉइंट भी आ रहे होते हैं उसके अंदर। अगर आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लिया तो पॉइंट वाला पार्ट सारा हट जाता है, सही है, इसको हमने पढ़ा था। और लेकिन अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ कर लिया तो फिर हमें ये नीचे वाली चीज़ मिलती है, रिमाइंडर। तो अगेन ना तो हम इससे डील कर रहे हैं 3 से, ना तो 17 से डील कर रहे हैं हम। नंबर हमें जो मिल रहा है वो क्या है, एक्चुअली 51 मिल रहा है, सही है। समझे यहाँ पे एन जो ला रहा है वो 51 ला रहे हैं, ना तो 3 ला रहे हैं ना ही 17 ला रहा है वो, सही है। तो 51 का स्क्वायर होगा और वो उस लिस्ट में जाकर सेव हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, मैं इसको लिखूँ इस तरह से, स्क्वायर्स डॉट अपेंड, और क्या करता हूँ मैं, एंड डबल स्टेरिस 2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये डबल स्टेरिस किसके लिए यूज़ होते हैं, पावर देने के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, पावर देने के लिए, इसको भी हमने पढ़ा था। लेट से अगर मैं लिखता हूँ 2 डबल स्टेरिस 3, तो क्या आएगा, इसका आउटपुट 8 आएगा, मतलब 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो ये डबल स्टार्ट्स आपके पावर के लिए यूज़ होते हैं। बस हमारे कंप्लीट हो गया। तो लॉजिक समझ आई थोड़ी, क्या करना चाहिए, हमने कोशिश की इसमें करने की। एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्वायर्स को, तो हमारे पास ये स्क्वायर्स आ गए। ये उन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। लेट से 51 हमने मालूम किया था भाई 51 हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है। हम 51 का अलग से भी स्क्वायर करके देखते हैं।
लेकिन इसको सर हम प्रिंट जो है डायरेक्ट भी करा सकते हैं ना स्क्वायर्स को, वहाँ पे अगर हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करें तो ऊपर क्या करें? यहाँ अगर हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करें तो प्रिंट डायरेक्ट भी करा सकते हैं ना इसी स्टेप में। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हैं। एफ स्ट्रिंग कहाँ पे? इधर जी यहाँ नहीं, फिर इससे पहले स्क्वायर से पहले, और पीछे प्रिंट लगा दें तो एक ही लाइन में नहीं हो जाएगा। नहीं, मैं ख्याल में अपेंड जो है ना आपका वो ऐड करने का काम करता है। ऐड आपका आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं क्या करूँ, हाथ का जिसको प्रिंट भी कर दूँ, कर सकते हैं, इसमें क्या मसला है। लेकिन क्या होगा, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नन दे रहा है, सही है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, रिटर्न होता है फंक्शंस के अंदर, एक कीवर्ड होता है रिटर्न का, तो उसकी वजह से ना ये मसला आ रहा है। सही है, तो आपने अभी प्रिंट नहीं करवाना, आपने क्या करना है, अभी आपका जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, आपने सेव करवाना है। सही, और सेव करने के बाद आपको उनके आउटपुट देखने के भाई हमारे पास कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स मिले। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 51 क्या था, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल था, तो उसका स्क्वायर उसने करा 2601 और इससे उसको सेव करवा दिया, और मैंने यहाँ पे निकाला तो देखें वही आंसर मुझे मिल रहा है। सही है, समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से जो आगे आगे नंबर्स होंगे उनके भी क्या करेगा, सबके स्क्वायर्स करके ले आएगा। चलिए काम हम ये करते हैं, अगर मैं इसको सिंपल रख लूँ, मैं बोलता हूँ इसको 1 से चला दो, 1 से लेके लेट से 31 तक के स्क्वायर्स ले आओ, मतलब 30 तक के चलेगा, ऑफ कोर्स ये 30 तक के स्क्वायर्स ले आएगा। इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से, तो ज़रा देखें, सबसे पहले इसको 3 मिला होगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू 3 पे हुई होगी, तो 3 का इसने स्क्वायर किया और जो कि हो गया 9, और इसको लिस्ट में सेव करा दिया। नेक्स्ट आपको इस कंडीशन कहाँ पे ट्रू मिलेगी, 6 पे मिलेगी, तो 6 का स्क्वायर किया 36 एंड सो ऑन, 9 का स्क्वायर 81 और आगे चलते चला गया। सही है, ये सिंपल तरीके से हमने किया। अब इसको करना है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। किससे करना है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। तो किसी का माइंड में आ रहा है किस तरह सॉल्व करेंगे? जी भाई ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट भी आ रहा है। अब आगे से बताएं आगे क्या करना है। लूप फॉर लूप भी लिख सकते हैं, या फिर जो में जो चाहिए वो डेटा, लेकिन वो बात नहीं है, पहले हम पहले फॉर लूप लगाते हैं बिल्कुल। तो मैंने लिखा लेट से फॉर n इन रेंज 1 से चलाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, 1 से लेके 31 लिख दिया। सही है, अब कंडीशन चेक करनी है हमने या नहीं करनी? कंडीशन तो चेक करनी है। सही है, तो क्या किया, आगे जाऊंगा मैं, फॉर लूप के बाद जाऊंगा कंडीशन चेक करने के लिए। मैंने लिखा इफ़, और नंबर हमें कहाँ मिलेगा, n में मिलेगा। सही, अगर मैंने यहाँ पे a लिखा होता फिर आपको यहाँ पे भी a लिखना पड़ता कंडीशन चेक करते हुए। तो मैंने लिखा n मॉड्यूल ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर आपने जो काम करवाना है उसको कहाँ लिखेंगे, एक्सप्रेशन वाली जगह पर, सबसे पहले जो लिखते हैं हम। सही है, लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। हाँ तो बिल्कुल वही उसी का स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, n मल्टीप्लाई n, ये भी एक ही चीज़ है, n मल्टीप्लाई n। जैसे 3 मिला, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 9, तो एक तरह से स्क्वायर ही बन रही है। सही है, अगर कंफ्यूज हैं तो वही लिख रहे हैं, वही लिख लें, दोनों मतलब एक ही तरह है, दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका डिफरेंट है लेकिन काम उसमें एक ही हो रहा है। सही है, तो इसको इस तरह लिखने अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बस इतना सा पार्ट है। आप देख लेंगे तो कितना वो कोड आपका, ये पूरा कोड आपका कंप्रेस हुआ और इतनी सी चीज़ में आके सिमट गया। समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले लूप चलेगा, n में उठेगा 1, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स से छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो, दोबारा लूप चलाएगा। 2 उठा n के अंदर, n में 2 आया, आगे गया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है, फॉल्स, फिर कुछ नहीं करेगा, फिर लूप चलाएगा 3rd टाइम, 3 मिला, आगे गया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आएगा सबसे पीछे एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और हमारे उस आउटपुट को लिस्ट में अपेंड करा देगा। सही है, क्लियर हो रही है बात, कोई बस्ता तो नहीं हो रहा इसमें? आगे बढ़ूं फिर? सही है, हम यहाँ पे सर एक्सप्रेशन में मल्टीपल टर्म्स भी कर सकते हैं, मतलब अगर इससे ज़्यादा हमें स्क्वायर्स के आगे भी कोई मल्टीप्लिकेशन करानी हो या कोई डिवीजन कराना हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन लिखने का वजह ये है कि मैथ के अंदर ना हम एक्सप्रेशन उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, प्लस बी, माइनस बी, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
इवन अगर आप चाहें तो उसको स्ट्रिंग बना के भी सेव कर सकते हैं। लाइक चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका पार्ट है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफ स्ट्रिंग का पीछे शुरू की क्लासेस में। तो मैं बोलता हूँ भाई सिर्फ स्क्वायर प्रिंट ना करो, एक पूरा मैसेज प्रिंट कर दो, मैसेज प्रिंट कर दो, सही है। तो क्या मैसेज प्रिंट करो, मैं सबसे पहले यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, इसको बंद करता हूँ मैं इस ब्रैकेट में, और मैं मैसेज लिखना चाह रहा हूँ, बोलता हूँ स्क्वायर ऑफ एन इस, मैंने मैसेज लिख लिया। अब समझिएगा बात को, अगेन आपके पास ये वाली चीज़ कब एग्जीक्यूट होगी, जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी। और इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, 3 पर कम से कम, 1 और 2 पे फॉल्स रहेगी, 3 पे ट्रू हुई। 3 पे ट्रू हुई तो अब आपके पास क्या होगा, आपकी ये पूरी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, सही, आपकी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। अच्छा क्या आएगा उसके अंदर, स्क्वायर ऑफ एन, एन क्या है अभी हमारा 3, इस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और फुल स्टॉप, मतलब पूरा या आपका पूरा पार्ट उस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा, सही है। सेकेंड टाइम आपका लूप चलेगा, दोबारा चलेगा लूप, और कब ट्रू होगी कंडीशन 6 पर, तो फिर पीछे आके एक पूरी एक्सप्रेशन वाली एग्जीक्यूट होगी। 36 चलेगा। स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ एग्जीक्यूट करके ज़रा देखें इसका आउटपुट, एस क्यू प्रिंट करते हैं, तो आपके पास वो नंबर भी आ गया और उसका स्क्वायर भी आ गया, वो नंबर भी आ गया, उसका स्क्वायर भी आ गया, सही है। तो एक्सप्रेशन आपकी मतलब स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपका वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, मुश्किल से मुश्किल हो, सिंपल से सिंपल हो, सही है। तो आप सब कुछ वही सब कुछ करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही। ठीक है। कोई मसला है, आगे चढ़ बढ़ूँ। चलें अब हम देखते हैं एल्स वाला, कि हम एल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। इफ़ कंडीशन में कोई मसला तो नहीं है ना भाई, अफान समझ आ रही है चीज़, सही है। एल्स को देखते हैं। सिंटेक्स अगेन थोड़ा सा कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट हो जाएगा। चलें, थोड़ा सा डिफरेंस आया इसमें, लेकिन फिलो वही है, फिलो वही है, मतलब फॉर लूप से आपका काम करने स्टार्ट करेगा। अच्छा अब मैंने क्या किया, अगर आपकी कंडीशन में एल्स भी मौजूद है, मतलब या तो ये करो या तो ये करो, सही है, या तो इफ़ के ट्रू होने पे ये वाला काम करो वरना कुछ और भी करो, हम उससे 2 काम करवाना चाह रहे हैं, मतलब एल्स भी आ गया हमारे पास कंडीशन में। और क्या करूँगा उसके लिए मैं, फिर मैं इसको, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपका एल्स आएगा ना, तो आपने अब इफ़ कंडीशन और एल्स को कहाँ लिखना है, फॉर से पहले लिखना है, फॉर लूप से पीछे लिखना है। तो फिर ये सर एग्जीक्यूट कहाँ से करना शुरू होगा? बताता हूँ मैं अभी फिलो। पहले ये समझें कि एल्स जब आएगा ना, तो फिर हम एक्सप्रेशन के बाद क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे पूरी, इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन, और फॉर लूप सबसे एंड में चला जाएगा हमेशा, सही है। अगर सिर्फ इफ़ की कंडीशन हो, एल्स इंक्लूडेड ना हो, तो एंड में लिखा जाएगा इफ़ कंडीशन, लेकिन अगर उसमें एल्स भी आ जाए तो फॉर लूप के पीछे आ जाएगी वो कंडीशन आपकी, सही। अब समझे इसको ज़रा, अगेन आपका सबसे पहले फॉर लूप चलेगा और उसमें क्या होगा, नंबर कोई आएगा, सही है। वो आपने कंडीशन चेक करी यहाँ पे सबसे पहले, इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, एक्सप्रेशन वाली लॉजिक को हमारी लिस्ट में जाके अपेंड कर देगा। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर कौन चलेगा भाई, एल्स चलेगा। क्या चलेगा, एल्स। और एल्स मतलब एल्स कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलेगा, और एल्स कंडीशन के चलने पे हमने उसका जो आउटपुट है वो उसके बाद ही लिखना है, समझ रहे हैं बात को। इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे उसके पीछे लिखेंगे हम चीज़ को एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और एल्स कंडीशन के चलने पे हम उसका जो काम करवाना है वो हम लिखेंगे एल्स के बाद, सही। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से अभी ऊपर हमने एक कोड किया था कि भाई जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको क्या करो, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर रहे थे,
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ऐसे नंबर्स जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उनका स्क्वायर करके उसमें 10 प्लस कर दो। समझिएगा ज़रा, जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है नंबर्स उनका स्क्वायर करके प्लस 10 करना है, और जो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है उनका क्यूब निकालो और 10 को माइनस करना है। उनको क्यूब निकालना है और 10 से माइनस करना है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट समझे। जो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसका स्क्वायर करो और प्लस 10, और जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है उसका क्यूब करके माइनस 10। सही है? सफोकेशन हो रही है, लग रही है? सही है? हाँ भाई, फील हो रही है? तो गेट खोल लेते हैं, थोड़ा ऐसे खुलवा लेते हैं। बोले गेट खोल। तो इसको किससे करें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करें या उससे चलें? जी, ये दोनों तरीके से करना है, बताएं जल्दी से। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करें डायरेक्ट? चलें, हम एक काम करते हैं, फिर एक वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, सिंबल नंबर ही लिख लेता हूँ मैं, नंबर्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स आ गए लिस्ट वाले। अब सबसे पहले फॉर लूप लिखेंगे, सबसे पहले फॉर लूप। सही है? लॉजिक आपकी यही रहेगी, हमेशा आपने फॉर लूप लिखना है। तो लिखते हैं हम फॉर लूप फॉर एन इन रेंज, और हम अगेन वही 1 से 30 तक के चले जाते हैं। सही, 1 से 30 तक के नंबर्स ले लेते हैं। तो मैंने लिखा 1,31। सही है? अच्छा, अब इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन आपको मालूम है हमारा क्वेश्चन इस तरह का है कि उसमें एल्स भी यूज़ करना है मुझे, कि भाई अगर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो ये करो, और वो नंबर जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उनके साथ ये करो। दो कंडीशन है ना, तो एल्स आई है, इसका मतलब है हमारे पास। तो मुझे उसको लिखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर लूप से पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं आइए फॉर लूप के पीछे, ठीक है, इस जगह पर। अब अगेन सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन लिखनी होगी मुझे। सही है? तो मैं लिखता हूँ इफ़, और नंबर कहाँ आ रहा है मेरे पास, एन में आ रहा है। नंबर कहाँ आ रहा है, एन में आ रहा है। मैंने कहा एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0। सही है? पहली कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे कुछ अलग काम करवाना है, और मैंने क्या कहा था, काम क्या करवाना है मुझे, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना उस नंबर का और प्लस 10 करना है। सही? तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे मुझे जो चीज़ लिखनी है वो कहाँ लिखनी है, इसके पीछे, मतलब एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखनी है। तो मैं आ जाऊँगा वापसी पीछे, और मैं यहाँ लिखूँगा क्या, एन डबल स्टेरिस 2, उसका स्क्वायर कहा था, क्या कहा था मैंने, हाँ, स्क्वायर और प्लस 10। ठीक है, बस। सही है? अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, कुछ हो सकता है किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि भाई पहले 2 प्लस होगा 10 के साथ और फिर जाके इसका स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं होता। हमने ना मैथमेटिक्स के अंदर कुछ रूल्स पढ़े होते हैं, जैसे बॉड मास। ठीक है, बॉड मास हो गया, समटाइम्स ओ लेवल के अंदर इसी चीज़ को पेमडास भी बोलते हैं और पेड मास भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो पाइथन को वो रूल्स पता है, पाइथन को वो रूल्स पता है, और वो उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सही है? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर रीडेबिलिटी के लिए हमने इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इस पूरी चीज़ को बंद कर देता हूँ इन ब्रैकेट्स में, ताकि बंदा जब देखे ना तो एक ही नज़र में पता चल जाए कि भाई पहले उसका स्क्वायर हो रहा है नंबर का और फिर जाके 10 प्लस हो रहा है। सही है? लेकिन पाइथन क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और वो प्रॉपर जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, एरर नहीं देगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने लिखा भाई, ये कब चलेगा हमारा, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मुझे एल्स भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसी के बाद में आया, मैंने लिखा एल्स। सही है? और एल्स के ट्रू होने पर जो मुझे काम करना है वो मैं इसी के बाद लिखूंगा, एल्स के बाद लिखूंगा। तो क्या करना था मुझे स्क्वायर कब बोला था मैंने, क्यूब बोला था, क्यूब बोला था शायद, क्यूब करूंगा और 10 माइनस कर दूंगा, बस खत्म। समझ पा रहे? कोई मसला तो नहीं हो रहा इसमें। एग्जीक्यूट करूं और नंबर्स को प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये बता रहा हूँ ना, बहुत जब करेंगे ना, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, तो बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है।
करने पे इसको। तो देखें भाई आ गया नंबर। अब ज़रा समझें, ज़रा इसको समझें जल्दी से पहले ड्राई रन करें माइंड में। आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, नंबर क्या उठा, n क्या उठा 1, n की वैल्यू 1 आई, पीछे आएगा सबसे पहले और आपकी ये कंडीशन ट्रू चेक होगी, सॉरी ये कंडीशन चेक हुई। कंडीशन कैसी है भाई, ये फॉल्स है, तो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और 1 का क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, सॉरी क्यूब करेगा। 1 का क्यूब करा इसने, 1 का क्यूब करें, 1 को स्क्वायर करें, 1 का 4 पावर लें, आंसर ही क्या आता ही क्या है, 1 ही आता है। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहती है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1 और -10, 1 - 10 इज -9। बड़े नंबर का साइन आता है माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा जो कि -10 है। तो ज़रा देखें आ गया -9, उसने क्या किया, हमारे उस नंबर को अपेंड कर दिया। सही है, दोबारा लूप चला, 2 आया, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स, एल्स ट्रू हो गई। मतलब 2 का क्यूब निकला, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, और 8 - 10 इज -2। 8 - 10 मतलब होगा तो माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा जो कि 10 है, तो -2 आ गया। देखें -2 कर दिया इसने अपेंड। सही है, समझ पा रहे हैं, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। थोड़ा सा फ्लो बना के चलें, वही चीज़ें जो हम ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई आपका काम स्टार्ट होगा फॉर लूप से, फिर कंडीशन पे जाएगा। अगर सिंगल कंडीशन है तो फॉर लूप के बाद, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है मतलब उसमें एल्स भी आ रहा है तो फॉर लूप से पहले। सही है, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप से पहले मैंने उसी इफ और एल्स को लिखा हुआ पूरा यहाँ पे। सही है, ये समझ रहे हैं। अच्छा, अब आपका थर्ड टाइम लूप चला और n में क्या वैल्यू आई, 3। सही है, अब आपकी जब ये कंडीशन चेक होगी कि क्या हो जाएगी, ट्रू, मतलब अब आपके पास ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 + 10 इज 19, तो 19 आ गया। समझ पा रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा इसमें। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं भाई। एक तो था सिंपल एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल सिंटेक्स था, एक्सप्रेशन में बस फॉर लूप है। कंडीशन अगर एक हो एल्स ना हो तो कहाँ लिखा जाएगा, फॉर लूप के बाद वो कंडीशन लिखी जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पे आपके पास पीछे वाला पार्ट जो एक्सप्रेशन का था वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये रहा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके ट्रू होने पे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। सही है, और अगर आपका एल्स भी है तो पूरा लिखा जाएगा कहाँ पे, फॉर लूप से पहले, और लॉजिक आपको मालूम है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला, चलें नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। ये भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल, ये सारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ज़रा यहाँ देखें, अब आपके पास एक से ज़्यादा इफ़ है, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस है बगैर एल्स के, लेकिन बगैर एल्स के। सही है, हमने पढ़ा था मल्टीपल इफ़, पहले भी हमने पढ़ा था टॉपिक कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इफ़ हो तो हम उसको मल्टीपल इफ्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा इफ़ हैं लेकिन किसी की भी एल्स कंडीशन नहीं है। सही है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, तो क्या होगा, अभी हमने ऊपर देखा था ये कॉन्सेप्ट कि भाई अगर एल्स ना हो, अगर एल्स नहीं है कंडीशन में, भाई कंडीशंस कहाँ लिखी जाएंगी, फॉर लूप के बाद लिखी जाएंगी। तो मैंने ऊपर एक कंडीशन का जिक्र किया था, अब क्या है आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो। अगर बगैर एल्स की कंडीशन है, याद रखें, तो कहाँ लिखी जाएंगी, फॉर लूप के बाद लिखी जाएंगी। सही है, तो लेट्स से अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से कि वही मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर्स पे काम करना है,
और अब की मर्तबा ना मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो 3 और 5 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। जैसे 3 है, 3 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। सिमिलरली 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 से नहीं है। तो कौन सा नंबर मिलेगा? मैं पहले 15 मिलना चाहिए। 15 जो है वो 3 और 5 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। समझ रहे हैं बात को? तो पहले मुझे 15 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? 30 मिलेगा, फिर 45 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा एंड सो ऑन। 100 तक के मुझे नंबर्स जो भी बनेंगे इन दो कंडीशन के हिसाब से मुझे वो नंबर्स मिल जाएंगे। तो बताएं ज़रा क्या करूँगा मैं? नम्स लिखता हूँ इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, लूप से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली। तो मैंने लिखा 4 n इन रेंज 1 से लेके 101, ठीक है। और बगैर एल्स की कंडीशन है, बगैर एल्स की कंडीशन है सारी, सब के सब फॉर लूप के बाद लिखी जाएंगे बिल्कुल। तो मैंने लिखा इफ़ n मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या था 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, सही है। और एक और कंडीशन लगा ली ना मुझे, क्या हो? 5 से भी कम्प्लीटली, कॉमा वगैरह बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं आएगा, कॉमा वगैरह नहीं आएगा, सही है। एक से ज़्यादा कंडीशन है, समझे? तो हमें क्या करना है, उसको इफ़ की कंडीशन से, इफ़ की हेल्प से लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस लिख दी, सही। अच्छा, लेट से अगर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, हम और कंडीशन भी बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 20 से भी बड़ा होना चाहिए नंबर हमारा, या कोई भी आप और कंडीशन कोई भी लगा लें जो आपको समझ आ रही हो, सही है। अच्छा, अगर ये कंडीशन सब की सब ट्रू होती है तो हमें कोई काम करवाना है, उसको कहाँ लिखेंगे हम? एक्सप्रेशन वाली जगह पर। आउटपुट हमेशा एक्सप्रेशन वाली जगह पे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे बस वो नंबर देखने के, वो कौन कौन से नंबर है वो नंबर देखना चाह रहा हूँ, सही है। उनका ना तो स्क्वायर करना है ना उसमें कुछ प्लस करना है, अभी कुछ नहीं करना फिलहाल। डायरेक्ट n लिख देंगे। मैं डायरेक्ट बस क्या करूँगा? n लिख दूंगा, सही है। समझ आई? चलें इसको बड़ा ड्राई रन करें। आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, n में क्या वैल्यू आई? 1। अच्छा, अब आपके पास सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स, और ये कंडीशन सारी फॉल्स है, सारी फॉल्स है ना। तो क्या n एग्जीक्यूट होगा? एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी। सेकेंड टाइम लूप चला, 2 आया, फिर सबकी सब क्या है? फॉल्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, मतलब कुछ आउटपुट नहीं मिला अभी तक। 3 आया, ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। ये कंडीशन ट्रू, लेकिन आगे वाली फॉल्स। हमने बताया ना कि भाई मल्टीपल इफ के अंदर सारी कंडीशन ट्रू होती है जब जाके कोई काम एग्जीक्यूट होता है। तो ये फॉल्स मतलब एक्सप्रेशन अभी भी नहीं मिलेगी, अभी चलता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा, इसको 15 मिला, क्या मिला? 15 मिला। अब ज़रा समझें, 15 जब इसको मिला तो हाँ, ये भी आपकी ट्रू पहली वाली, चूँकि 15 आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई कि भाई वो 15 आपका 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन आखिरी वाली में आगे फंस गया, ये आपको फॉल्स मिल गई। तो फिर आपके पास अभी भी ये नहीं मिला, सही है। हाँ, तीनों ट्रू, मतलब सारी तीनों नहीं, जितनी भी कंडीशन लिखी है ना आपने इसके साथ, वो सब की सब ट्रू होना लाजमी है, सही है। हाँ, अब ये बढ़ेगा आगे, 20 पे जाएगा, 25 पे आएगा, अब 30 इसको मिला, क्या मिला? 30 मिला, मतलब सारे नंबर्स कवर करेगा ये, 21, 22, 23 करते करते 30 पर पहुंचा। अब बताएं, ये भी ट्रू आपकी, ये वाली भी ट्रू, और वो 20 से भी बड़ा है। तो अब जाके आपकी ये n वाला पार्ट जो एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगा, और हमारी लिस्ट में पहला नंबर अपेंड होगा, वो क्या हुआ? 30। समझ रहे हैं बात को? तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 30 मिलेगा, 45 मिलेगा, 60 मिलेगा, और 75 मिलेगा, 90 मिलेगा, ये कुछ हमें नंबर्स मिलने वाले हैं। तो ज़रा देखें, हमें ये नंबर्स मिल गए। और अगर मैंने ये कंडीशन हटा दी होती, लेट से चले मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे 15 भी मिल जाएगा, सही, 15 भी आ गया, सही है। तो पॉइंट क्या समझ रहे हैं? इसको बस अगर समराइज में समझे ना, तो भाई अगर आपके पास इफ़ वाली कंडीशन है, एल्स नहीं है, तो भाई फॉर लूप के बाद लिखना है। 3 पार्ट है, फॉर लूप, एक्सप्रेशन और कंडीशंस। अगर
बगैर एल्स वाली कंडीशन से, भले ही वो कितनी क्यों ना हो, फॉर लूप के बाद, सही है, और उनका ट्रू होने पे एक्सप्रेशन पे आपने अपना काम करवाना है। अगर एल्स के साथ कंडीशंस हैं तो आपका वो सारी की सारी कंडीशंस के कहाँ आ जाएंगी, फॉर लूप से पहले आ जाएंगी, सही है। सर ये तीनों if मल्टीपल इफ कहलाएंगे या नेस्टेड इफ कहलाएंगे? अच्छा भाई, अब ये आप बताएं क्या होगा, आपको क्या समझ आ रहा है, मल्टीपल इफ लगता मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ? हाँ भाई, मल्टीपल देखें, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ये भी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, जब जाकर आपके पास ये वाली चीज़ मल्टीपल एग्जीक्यूट होगी, सही है। अब इसमें ना कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सही है। इसमें किस तरह कंफ्यूज होते हैं, इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, सही है, तो फिर जाके ये काम एग्जीक्यूट होगा। तो ये वैसे मल्टीपल इफ हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना इसका लगता है नेस्टेड इफ की तरह। कॉन्सेप्ट इसका किस तरह से लगता है, नेस्टेड इफ की तरह। अगर आपको याद हो, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो क्या थी कि भाई अगर हम नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता था कि भाई पहली कंडीशन ट्रू हो, जब ही आपकी सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब इवेलुएट होगी। लाइक अगर मैं इसको लिखता हूँ कि भाई इफ़, बस मैं मतलब जनरली लिख रहा हूँ, कंडीशन 1 और फिर एक और मैंने अंदर लिखी हुई है इफ़ कंडीशन 2 और फिर एक और कंडीशन लिखी हुई है इफ़ कंडीशन 3। अब अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू होगी तो जब ही क्या होगी, जाके सेकंड वाली इवेलुएट होगी, कंडीशन चेक की जाएगी सेकंड वाली। अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो अंदर की कंडीशन नहीं चेक होने वाली, सही है। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू है फिर ये चेक होगी, अगर ये भी ट्रू है तो अंदर वाली चेक होगी, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपके पास कंडीशन तो सारी चेक होंगी, लेकिन काम कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये सारी ट्रू होंगी। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये इन अ नटशेल मतलब ये एंड के साथ लिखी हुई एक तरीके से कंडीशन, एंड सब में जो हमने पढ़ा था, एंड ऑपरेटर वाली कंडीशन हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये सेंस उस तरह से बना रही है पाइथन के लिए कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू हो और उर्दू वाला और या इंग्लिश वाला एंड, अगर हम ये लिख भी दे तो भी काम करेगी। हाँ जब भी करना चाहिए इसको काम, सही है। अगर मैं इफ़ हटा दूँ ना तो फिर हमें इफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड और यहाँ पे भी इफ़ हटा दूँ और यहाँ पे एंड लिख दूँ तो ये उसी तरीके से काम करेगा कि भाई ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, और सही है। तो जब ये, लेकिन एक ही इफ हो जाएगा ना वो, हाँ लेकिन इफ़ एक हो जाएगा, ये बात है, इफ़ आपका एक हो जाएगा, सही है। लेकिन आपको मल्टीपल इफ यूज़ करना तो मल्टीपल इफ वाली तरीके से आप यूज़ कर लें, सही है। तो इसकी लॉजिक ये है। तो नेस्टेड इफ तो हो ही नहीं सकता ना फिर, हाँ, इसमें नेस्टेड इफ तो हो ही नहीं सकता। नेस्टेड इफ भी हो सकता है, बताता हूँ मैं उसको। पहले बताएं ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये मल्टीपल इफ है, कंफ्यूज इससे नहीं होना, नेस्टेड इफ की तरह लग रहा होगा लेकिन ये मल्टीपल इफ है। क्लियर है यहाँ तक? इसका चले हम क्वेश्चन देखते हैं अभी, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला हम देखते हैं। मैं भी आपको, और क्या बाकी है, एक मिनट, चलें नेस्टेड इफ वाली चीज़ देख लें, ठीक है। नेस्टेड इफ वाली क्या चीज़ है, जल्दी से उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, सिंटेक्स हमारे पास यही रहेगा। हाँ बताता हूँ, इसके सिमिलर होगा, और सिंटेक्स इसकी तरह होगा।
अच्छा भाई, अब ये थोड़ा सा खिचड़ी पक गई होगी, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझें। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ क्वेश्चन की। हमने ना एक ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था पीछे, अगर आपको याद हो, कि भाई अगर किसी की परसेंटेज 80 से अबव है सॉरी, अगर 80 से अबव है, जिसमें हमारे पास एलिफ आया करता था, अगर आपको याद हो, अगर 80 से अबव है तो क्या करो, उसको हम बोलते थे A1 ग्रेड है उसका, उसको ग्रेड को A1 बोल दिया करते थे। अगर 70 से लेकर 79 तक है तो उसको क्या बोलते थे हम, A ग्रेड है, एंड सो ऑन, B C, इस तरह से हमने उसको पढ़ा था पिछली कंडीशंस के अंदर। अगर वही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी, तो किस तरह हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखें क्या होगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ और फिर आपको ये समझाऊंगा, जब जाके आपको समझ आएगा, वरना ऐसे कंफ्यूज होंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लेट से मेरे पास ना एक परसेंटेज की लिस्ट है मेरे पास, और उसमें स्टूडेंट्स की कुछ परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। सही है, कुछ मैंने परसेंटेज लिख ली है स्टूडेंट्स की। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से ये बताना है कि भाई कौन से स्टूडेंट का क्या ग्रेड आया है, इन परसेंटेज के भी हाफ पे ग्रेड डिसाइड करना है। सही है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं ग्रेड्स की लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने लिखा इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स बना दिए। सही है, क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन अब बात समझिएगा एक चीज़, मुझे डेटा कहाँ से उठाना है, मुझे क्या नंबर खुद जनरेट करने, या मुझे लिस्ट से डेटा उठाना है, लिस्ट से डेटा उठाना है ना। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, फॉर लूप को, फॉर परसेंटेज के लिए मैं सिंपल PERC लिख रहा हूँ, इन परसेंटेज, कि भाई क्या करो, लूप चलाओ और डेटा उठाओ कहाँ से, परसेंटेज से। तो पहली वैल्यू परसेंटेज में क्या उठेगी, 54 आएगी। अब डेटा कहाँ से उठेगा, उस लिस्ट से आएगा। समझ रहे हैं बात को, मसला तो नहीं हो रहा इस चीज़ में। फॉर लूप चल रहा है आपका, हाँ, लेकिन रेंज वाले तरीके से नहीं चल रहा, क्योंकि हम खुद जनरेट नहीं करें नंबर्स, हमें जो नंबर्स ऊपर गिवन है उसकी मदद से हम नंबर्स को गेट कर रहे हैं बारी बारी। सही है। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब कंडीशंस लगानी है, क्योंकि कंडीशंस के बिहाफ पे क्या करूँगा मैं, ग्रेड फाइनलाइज कर सकूँगा। और आपको मालूम है भाई, कंडीशन तो यहाँ बहुत सारी हैं, कंडीशन तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, कि भाई अगर 80 से अबव है A1, 70 से अबव, 79 से कम 79 तक तो A, 60 से अबव 69 तक B, एंड सो ऑन। बहुत सारी कंडीशन है हमारे पास। सही है। और अगर हम इसको करते सिंपल इफ कंडीशन से, हमें वहाँ पे एलिफ यूज़ करना पड़ रहा होता है, तो हम यहाँ पे किस तरह इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लेकिन आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो क्या सिंटेक्स होगा, अगेन सिर्फ इफ तो नहीं है ना मेरे पास, इसमें एल्स भी आ रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे होंगे, एलिफ आ रहा है, एल्स आ रहा है, तो फॉर लूप से पहले लिखा जाएगा, ये बात सही है। सही है, तो मैं पीछे आ गया और मैंने यहाँ पे आगे पहली कंडीशन लिखी। क्या लिखूंगा मैं, इफ। अभी मेरा बताइएगा डेटा कहाँ उठ रहा है, डेटा किस वेरिएबल में आ रहा है, PERC, परसेंटेज का जो मैंने बनाया शॉर्टकट में, इसमें मेरा डेटा आ रहा है। तो मैं इसी पे कंडीशन यूज़ करूँगा, इसी के लिए इसी पे कंडीशन यूज़ करूँगा। मतलब मैं लिखूंगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। यही ना, हमने कहा था 80 से अबव होगी तो क्या बोल देंगे, इस कंडीशन के ट्रू होने पर, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कहाँ लिखना होता है आउटपुट, एक्सप्रेशन में। मतलब इससे पीछे आ जाऊंगा मैं और वहाँ पे आउटपुट लिख दूंगा। तो मैं बोलता हूँ क्या, सिंपल लिख देता हूँ A1। सही है। अब पॉइंट आता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एल्स लिखना पड़ेगा ना, एल्स वाली पार्ट हैंडल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एल्स लिख दिया। यहाँ तक बात सही है। लेकिन हम क्या करते थे, हमारे पास अगर आप लोग याद रखें, मतलब माइंड में आप लोग रखें, तो ऊपर दो कंडीशन थी बस, या तो ये कर दो वरना एक ही आउटपुट होता है। एल्स हमारे पास एक ही हमें काम करवाना होता था, एक से ज़्यादा काम नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं दोबारा यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। तो क्या करूँगा, इफ मैं बोलता हूँ अगर परसेंटेज क्या हो, बड़ी हो किससे, बड़ी हो या बराबर हो किसके, 70 से। मैंने एक और कंडीशन लगाई, बात समझिएगा। ये कंडीशन कब लगाई है मैंने, जब मेरे पास सबसे पहले यहाँ से चलें, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आपको पता है कि आपका जो कंपाइलर है वो किसको रीड करेगा, एल्स वाले पार्ट को रीड करेगा। लेकिन एल्स वाला पार्ट अब हमारे पास थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, या और उसके अंदर कंडीशन है हमारे पास। लेकिन नेस्टेड
सर वो जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे का रीडिंग करता था, हाँ तो इसमें बताता आगे हूँ, क्यों रीड कर रहा है? ये बताता हूँ मैं। अब थोड़ा सा इसमें ना ट्विस्ट है, मतलब है कंडीशन नेस्टेड इफ की, पहले समझो उसको फिर बताता हूँ मैं, सही है। तो भाई ज़रा समझें, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है आपको पता होना चाहिए भाई आपका प्रोग्राम क्या रीड करेगा, एल्स वाली कंडीशन को रीड करेगा। ठीक है। मतलब इन अ सेंस एल्स ट्रू हो रहा है आपका, एल्स वाला पार्ट ट्रू हो रहा है जब तो वहाँ जाएगा ना भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो एल्स में आ गया, लेकिन जब एल्स में पहुंचा ना तो इसको पता चला भाई यहाँ तो एक और कंडीशन लिखी हुई है इफ वाली, सही है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे आउटपुट तो शो करवाना है इस कंडीशन के ट्रू होने पे, तो कहाँ लिखूंगा मैं इसका आउटपुट को? इफ से पहले, सेकंड इफ से पहले, एल्स के बाद। सॉरी, तो मैं इस इफ से पहले लिखूंगा यहाँ पर, तो क्या लिखूंगा? बस ए, क्योंकि मुझे ए असाइन करना है। समझ पा रहे हैं बात को? सही है। लेकिन क्या अगर आपकी ये भी फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा एल्स यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो मैंने लिखा, आगे जाके एक और एल्स लिख दिया, लेकिन क्या मेरी कंडीशन खत्म हो गई अभी? नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। अभी मुझे 60 हैंडल करना है, 50 हैंडल करना है, फिर मुझे उसके नीचे वाली चीज़ों हैंडल करनी है, तो कंडीशन बाकी है अभी मेरे पास। तो क्या लिखूंगा मैं? दोबारा से एक और इफ लिखूंगा। अब समझ पा रहे हैं बात को? सिर्फ लेंदी ये, समझे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ लेंदी ये है। तो मैंने एक और इफ लिखा और दोबारा परसेंटेज लिखा, और क्या बोलूँगा भाई? बड़ी हो किससे? बराबर हो या ग्रेटर देन हो 60 से, सही है। एक और कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो काम करवाना बिल्कुल इफ से पहले लिखूंगा मैं। समझ पा रहे हैं? तो बस यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? उसको ट्रू होने पे क्या साइन करूँगा? बी। 60 से बड़ी हो तो क्या साइन करो? बी को, सही। लेकिन अगेन अभी कंडीशन बाकी है, ख़त्म हो गई। लेट से अभी हम बोलते हैं भाई ख़त्म हो गई, एल्स करो और बाकी सबको फेल बोल दो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि भाई 60 से जिसकी भी काम हो ना उसको क्या बोल दो? फेल असाइन कर दो। तो अब एल्स के बाद क्या है मेरे पास? एक कंडीशन है, समझे बात को? नहीं, असल में ना इस पर एलिफ नहीं आता, एलिफ की वजह से हम ना एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं। मैं इस पर भी आता हूँ, बताता हूँ। लेकिन अभी बात समझे, मैंने बोला भाई 60 से नीचे वालों को ना सबको फेल बोल दो, 60 से नीचे वालों को सबको फेल बोल दो। बस मैं एल्स में आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल, क्योंकि अब समझे 60 तक के तो मैंने हैंडल कर लिया। अगर 60 से बड़ी होती है परसेंटेज तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको? बी। लेकिन अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हैंडल होगा आपका? क्या ट्रू हो जाएगा? एल्स, ये वाला एल्स ट्रू होगा, और हम बोल रहे हैं भाई फिर फेल बोल दो बच्चों को, ठीक है। परसेंटेज को भी यहाँ पे फेल बोल दो। चलें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। अब अच्छा भाई, परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी परसेंटेज से, हाँ ई एस है, थैंक यू। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट किया। चलें अब आप लोग बताएं ज़रा, 54 पर मुझे क्या मिलेगा? फेल मिलेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने बोला 60 से नीचे वालों को फेल बोल दो। अच्छा 65, इस पर क्या मिलेगा मुझे? बी मिलेगा। देखें, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या बोल देगा भाई? बी है, उसका ग्रेड बी है। सिमिलरली 87 पर तो आपके पास पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या बोलेगा उसको? A1 बोलेगा, सही है। तो ज़रा प्रिंट करते हैं हम इसको। सर वहाँ एन नहीं लगेगा 4 के बाद? हाँ, वहाँ एन नहीं लगेगा 4 के बाद? 4 के बाद लगाया तो है हमने सही इन, है, ये रहा, ठीक है। सही है। अच्छा, अब ज़रा जल्दी से यहाँ समझे बात को। ये आपके पास नेस्टेड इफ है, ये क्या है आपके पास? नेस्टेड इफ है, सही है। अब आप बोलेंगे किस तरह का नेस्टेड इफ है? अच्छा भाई समझे यहाँ पे बातें नहीं करें। नेस्टेड इफ में क्या बात होती थी? हम बोलते थे, अभी मैंने जैसे नीचे ही लिखा कि भाई ये कंडीशन ट्रू है तो इसको चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर अगली वाली चेक करो। नेस्टेड ये होता था, नेस्टेड इफ, सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? हम यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं। अगर ये हमारे पास ट्रू है तो ये कर दो, ये वाला A1 ग्रेड बता दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करो? फिर हमारे पास आगे जाओ। कहाँ चला गया? ये रहा। अगर ये फॉल्स है तो फिर कहाँ जाओ? फिर आगे जाओ। उल्टा नहीं हो रहा, मतलब हम बोल रहे ट्रू हो तो आगे जाओ, यहाँ पे बोल रहे एल्स हो मतलब फॉल्स हो पहले वाला तो आगे बढ़ो। उल्टा हो रहा है ना। वहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी आगे वाली कंडीशन को चेक करने के लिए, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आगे वाली और कंडीशन चेक होंगी। लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं भाई ऊपर वाली फॉल्स हो तो आगे जाओ, लेकिन फिर मैं उसको नेस्टेड इफ बोल रहा हूँ। अब बात समझे जरा। सबसे पहले तो एक बात आपको पता होनी चाहिए
कि हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी पीछे, इफ़, फिर हम यूज़ करते थे एलिफ एलिफ एलिफ, बहुत सारे एलिफ यूज़ कर सकते थे, और फिर हम एंड में यूज़ करते थे एल्फ। पाइथन के अंदर एलिफ जो होता है ना, पता है ये क्या होता है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर? ये होता है एल्स इफ। पाइथन के अंदर जो हम एलिफ पढ़ते हैं ना, वो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है? एल्स इफ होता है। सही, एक बात। अच्छा, दूसरी बात कि असल में हमारे जो एलिफ होते हैं ना, तो ये एक तरीके की क्या होते हैं, ये भी एक नेस्टेड इफ ही होते हैं। ये क्या होता है? नेस्टेड इफ ही होते हैं। बात समझे ज़रा। सॉरी, इफ़ कंडीशन आपकी क्या होती है? अगर फेल हो जाती है, ये फेल हो रही है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारी एल्स कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। आपने किया था शायद लास्ट टाइम, ये बतनी पीछे किसी ने किया था। अच्छा, शहबाज नहीं, अभी शहबाज और शायद दानिश ने किया था क्वेश्चन, प्रैक्टिस जो मैंने करवाई थी। समझे बात को? अगर ये कंडीशन फेल होती है तो मेरा प्रोग्राम कहाँ जाएगा? मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है मेरी? एल्स वाली ट्रू हो रही है। ये बात समझ रहे हैं? तो देखिए, जब एल्स ट्रू होगी तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अगली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ वाली। एल्स के ट्रू होने पे मैं अगली इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो भाई पॉइंट समझे? फिलो वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अगली चेक करना, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर थर्ड वाली कंडीशन चेक करना। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं है, लेकिन भाई ये अगर फॉल्स हो रही है तो ये एल्स तो ट्रू हो रहा है ना। ये ट्रू होगा तो ही तो आगे वाली कंडीशन आपकी चेक होगी। समझ रहे हैं बात मेरी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो आपका ये ट्रू कब होगा? जब आपका ये फॉल्स होगा, ये वाली इफ वाली कंडीशन, इफ वाला पार्ट फॉल्स होगा, जब ही तो ये ट्रू होगा। और जब ये ट्रू होगा तो फिर अगली वाली कंडीशन चेक होगी या नहीं होगी? तो थोड़ा सा फिलो, मतलब एग्जैक्टली वर्ड को नहीं याद रखें, इफ कंडीशन का लाजमी नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो तो अगली वाली चेक होगी, अगर सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर उसके नेक्स्ट वाली चेक होगी। इस सेंस को लेके चलें तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नेस्टेड इफ है। तो अगेन मैं जाऊंगा एलिफ पे। हमारा जो एलिफ है ना, वो भी हमारा नेस्टेड इफ है पाइथन के अंदर। समझ पा रहे हैं बात को? या कोई मसला हो रहा है? मैं इसको फिर भी ना नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, इसको मैं ना दोबारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करें। जी, परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर हम इनपुट में ले लें यूजर इनपुट, हाँ तो उससे हम मार्कशीट बना सकते हैं। अच्छा देखें, यूज़र से अगर आप इनपुट लेंगे ना, फिर आपको बहुत सारे इनपुट लेने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन ना काम करती है एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट पे। समझिएगा बात को? हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन होती है ना, उसमें हमें जब ज़्यादा डेटा पे काम करना हो ना, और उसको हमें किसी एक ही जगह गैदर करना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर भी हम करते आए, सारी कंडीशन से यहाँ पे नंबर को एक ही लिस्ट में गैदर कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए आपकी कॉम्प्रीहेंशन यूज़ होती है। अब अगर आपका मकसद ये है कि यूज़र से आप बहुत सारी परसेंटेज इनपुट ले रहे हैं, लें, फिर आप क्या करेंगे? उसको स्प्लिट करेंगे। लेकिन याद है ना, हमने स्प्लिट का मेथड यूज़ किया था। आप कॉमे की भी यहाँ पे स्प्लिट यूज़ करें, सारी वो लिस्ट बन जाएंगी, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? तकरीबन इसी तरीके आपके पास डेटा बन चुका होगा। फिर आप उस पर लूप चलाएं, फिर आप डिसीजन मेकिंग करें। सिंगल पे काम नहीं होगा, डायरेक्ट क्योंकि सिंगल ना वेरिएबल वाला होता है। हम तो पढ़ ही लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में टाइपकास्ट करके डायरेक्ट लिस्ट नहीं कर सकते हाँ, यूजर इनपुट में। टाइपकास्ट करके कैसे करेंगे? स्ट्रिंग को किस तरह आप टाइप कर सके वो करेंगे, सर स्ट्रिंग पे नहीं करेगा। और स्ट्रिंग पे आप करेंगे तो कोमा मतलब उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? आपको स्प्लिट करना पड़ेगा लास्ट में। सही है? अगर से कोई सिंपल स्ट्रिंग होता ना, सिंपल स्ट्रिंग होता समझिएगा, तो वो लिस्ट में टाइपकास्ट हो जाता। लेकिन आप कोमे के साथ अगर वैल्यूज ले रहे हो, किस तरह करेंगे? वो कोमे को भी एक वैल्यू बना देगा। सही है? हाँ भाई, सर एक खाली लिस्ट हम ले और उसमें अपेंड करवा दें, फॉर लूप लगाएं हम और उसके अंदर इनपुट ले जैसे जितना भी टाइम है, और ये खाली लिस्ट में वो सारे इनपुट करवा दें, तो सही नहीं होगा? ये भी सही है, लेकिन पता है फिर क्या होता है? अब आपको क्या पता कि यूज़र ने कितने परसेंटेजेस देनी है? सर वो 10। इनपुट की रेंज भी हम उससे इनपुट करवा लें। हाँ, फिर ऐसा कर लें। वरना इसका जो एफिशिएंट तरीका होता है ना, या जो अच्छा तरीका होता है, वो वाइल लूप होता है। वाइल लूप होता है, वाइल लूप कंडीशन के भाई यूज़र से पूछो आपको चाहिए और परसेंटेज देनी है। अगर बोले यस तो चलने दो। जब बोले नो तो ब्रेक, उसको ख़त्म कर दें, और जो नंबर्स मिले होंगे आप उसको हाथ के हाथ ही लिस्ट में अपेंड कर रहे होंगे, तो वो अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आप ये यूज़र से पूछना चाह रहे भाई आप कितनी स्टूडेंट परसेंटेजेस देंगे, उसको फॉर लूप में लगा के यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपकी बात सही है। सही है? तो दोनों तरीके सही है। मैं फिर भी ना इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन से जल्दी से एग्जीक्यूट करें।